हेलो दोस्तों, थर्ड ईयर चैनल में ऑनलाइन गुरु आप सभी का क्या करता है, स्वागत करता है। चैनल का हम पार्ट 2 देख रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। सोलर सिस्टम हम कहेंगे किसको, इसको हम एक गांव के लेवल पे, एक शहर के लेवल पे समझाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लेवल पे समझाएंगे ट्रिक के माध्यम से, जो कि बहुत ही सरल और आसान होगा। इसी में हम सोलर सिस्टम में ही पढ़ते हैं कि तारा, सूर्य आ जाता है, इसमें प्लेनेट, ग्रह आ जाता है, उपग्रह आ जाता है, और उससे भी हम छोटे बोले तो क्षुद्र ग्रह जो आते हैं उनको एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। उससे भी छोटे जो आते हैं उनको बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड को बोलते हैं मेटेरॉयड्स। उल्का पिंड वही जो गांव में हम लोग मार मार चक्कर से आम मार, जो आम मारते थे हम लोग, एक पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से मारते थे, उसको हम लोग ढेला भी बोलते थे। गांव में हम लोग ढेला बोलते थे। आम मारते थे, मार 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 आम मार, गिरा 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 उठा। तो ऐसे ये क्या है, ननमुनिया, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे जो है कि ढेले, इन्हीं को हम उल्का पिंड बोलते हैं। उसको भी बताएंगे क्या है। उसके बाद बताएंगे कि एक बड़े लेवल पे स्काई, आकाश जो है कि आकाश गंगा क्या है, मिल्की वे जिसको बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्मांड को जानेंगे। तो हम एक सब ये ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आपका ध्यान बोर्ड पे होगा कि ये लिखा क्या है, कि मेरे वो इश्क में जो सोचा उसने, प्यार का है, एक उदाहरण के तौर पे है। तो इसको हम देखते हैं कि मेरे वे इश्क में, मेरे वो इश्क में, पहले का कोई इश्क था मेरा जो टूट चुका, ब्रेकअप हो चुका है, जो सोचा उसने, जो लड़की ने सोच के, जो जिससे इश्क हुआ था उसने कुछ सोचा और सोच कर ब्रेकअप कर लिया। तो वो क्या है, प्यार को बाद में जानेंगे। पहले अपने गांव को देखते हैं, गांव में और सोलर मंडल को देखते हैं कैसे जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि ये जियोग्राफी, भूगोल पढ़ा रहे हैं तो इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें ये सबको पता होनी चाहिए। और एक बार वीडियो देखने के बाद ये आपको मरते दम तक या कहीं भी रहे, भूलने वाला तो है ही नहीं। और आप बच्चों को भी आराम से अच्छे से समझा भी सकते हैं, या समझ के ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान रूप से ये ऑनलाइन गुरु आपको पढ़ा रहा है। तो आइए देखते हैं सोलर सिस्टम गांव के स्तर पे। पहले इधर देखेंगे। पहले एक परिवार अपने गांव में, या हम अपने ही फैमिली में देख ले तो एक फैमिली, एक परिवार किसको बोलते हैं? परिवार, फैमिली। परिवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैमिली। एक फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? मतलब सबसे बात किया जाए तो जो बुजुर्ग से, क्योंकि हमारे परिवार का मुखिया कौन होता है? बुजुर्ग ही होते हैं। बुजुर्ग के बाद, बुजुर्ग को हम बोलते हैं क्या? दादा हैं, दादी हैं। तो पहला जो आता है वो दादा दादी आते हैं। इसमें क्या आते हैं? पहला दादा प्लस दादी। हम अपने को ले रहे हैं तो हमारे दादा दादी होंगे। अब इन दादा दादी के जो बच्चे होंगे वो हमारे माता पिता होंगे। मतलब इनके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? हमारे पेरेंट्स होंगे। माता प्लस पिता, ये हमारे पेरेंट्स हो गए। और ये दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। अब ये जो पेरेंट्स हैं उनके हम क्या हैं? बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो हम लोग क्या हो गए? आई या वी, सन या डॉटर। इसको लिख देते हैं सन या डॉटर। हम लोग हो गए सन या डॉटर, आई या वी, हमें, यहाँ आप सभी लोग। अब जो हम लोग में क्या है कि हम लोग 3 भाई हैं। तो 3 भाइयों में क्या है कि हमारा क्या, 3 भाइयों में भाइयों की शादी भी हो चुकी है। मतलब कि हमारे भाइयों में ही इसमें क्या है? सन है, डॉटर है, भाई है, बहन है, ये सब इसमें है। ठीक, कज़न भाई है, रिश्तेदार का भाई है, बहन है। तो अब इनके भी क्या हो गए? ननमुनिया हो गए, बच्चे हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे। बच्चे या ननमुनिया, ननमुनिया। ये ननमुनिया ही उल्का पिंड है। आपको बता दें ये ननमुनिया क्या है? उल्का पिंड है। तो इन सभी को हम मिला दें तो क्या बोलेंगे? एक परिवार है। एक परिवार है, उस परिवार का हम दे देंगे नाम, कि ये परिवार है, इस परिवार का ये नाम है। मतलब उसमें दादा दादी भी आएंगे, उनके लड़का माता पिता भी आएंगे, उनके बच्चे, मतलब मैं, आप सभी, भाई बहन, रिश्तेदार, कजन के भाई बहन, फिर उनके शादी अगर भाई बहनों में किसी का हो गया तो उनके बच्चे आ जाएंगे, नाती पोता, जिसको ननमुनिया, नाती पोता ननमुनिया बोला जाता है।
तो इस प्रकार हम सोलर सिस्टम से कंपेयर करें, इसको हम नाम क्या दे दिए, परिवार, परिवार नाम दे देंगे। अब कोई कहता है कि ये यादव जी का परिवार है, कोई यहाँ पे यादव लगा दे, यादव लगा दे तो यादव जी का परिवार आ रहा है। भैया देखो देखो फलाने में किसकी बार आ जा रही है, यादव जी की परिवार की जा रही है। भैया वो देखो ठाकुर जी की जा रही है परिवार, यहाँ पे ठाकुर लिख दें तो ठाकुर परिवार, यहाँ पे अगर मैं ब्राह्मण लिख दूं तो ब्राह्मण परिवार हो जाएगा। हिंदू शॉर्टकट में हिंदू लिख दूं तो हिंदू का परिवार, अगर यहाँ पे मुस्लिम लिख दूं तो मुसलमान का परिवार, मुस्लिम का परिवार, ईसाई लिख दूं तो ईसाई का परिवार, बौद्ध लिख दूं तो बौद्ध परिवार, मतलब एक नाम जुड़ जाएगा परिवार परिवार। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे सूर्य लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें, सूर्य लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य का परिवार हो जाएगा। ये क्या हो गए, सूर्य के परिवार हो गए। और सूर्य के परिवार में क्या आ जाता है, सूर्य के परिवार में, सूर्य के परिवार, सूर्य के परिवार में हमारा आ जाता है ग्रह आ जाता है। इसकी के परिवार में क्या हो गए, ग्रह आ गया। और इसी के ग्रह में ही क्या होते हैं, उपग्रह हो जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे। और उपग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, उपग्रह को, पहले ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह हो गए। इसके बाद आएगा उल्का पिंड, उसके बाद आ गया उपग्रह, उपग्रह हो गया। तो ये क्या हो गया, एक सूर्य, अगर इसका क्या होता है, सौर मंडल का एक केंद्र में स्थित होता है। अगर सूर्य ना हो तो ये भी ना होंगे। के परिवार में हैं, जैसे यादव जी के परिवार में तो दादा दादी माता पिता भाई बहन बच्चे नाती पोता ननमुनिया सब हैं। उसी तरह सूर्य के परिवार में बोले तो सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब आ जाएंगे। अब इनको हम मिला दें, मतलब सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब चीज़ें आ जाते हैं। अब सोलर सिस्टम में ग्रह के बारे में सूर्य भी जान चुके हैं, क्योंकि इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले सूर्य, सन, उसके बाद पढ़ते हैं ग्रह, ग्रह मतलब प्लेनेट। तो इसको हम जान सकते हैं कि सूर्य जो है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सर। और ये सब क्या होता है कि इसके दीर्घवृत्ताकार पथ होते हैं, जिसमें ये ग्रह क्या करते हैं, ये ग्रह यहाँ से यहाँ यहाँ ये सब चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का परिक्रमण करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। तो हमने सूर्य को क्या, ये पूरा सौर मंडल है। सूर्य जो है कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत ही अत्यधिक बड़ा और गर्म होता है, जो कि प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो ये हो गया सर। और ये सन जो है क्या करता है कि पोलिंग फोर्स अप्लाई करता है। ये सन जो है इन सभी को बांधे रखने के लिए, अपने परितः घुमाने के लिए एक पुलिंग फोर्स जो है कि प्रोवाइड करता है, यह लगाता है, जिससे यह ग्रह इससे बंधे रहते हैं। तो सौर मंडल का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। अगर ये पुलिंग फोर्स सूर्य नहीं लगाता तो ये सौर मंडल नष्ट हो जाता। इसको बोलते हैं पुलिंग फोर्स को खिंचाव बल। खिंचाव बल, पुल मतलब खींचना, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे खिंचाव बल। ये खिंचाव बल जो है हमारा क्या करता है कि सन और ग्रहों को आपस में बांधे रखता है, पुलिंग फोर्स। तो अब हम सन के बारे में पढ़ लिए। अब ग्रह में देखते हैं कितने ग्रह होते हैं सौर मंडल में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी पार्ट 1 में भी ग्रह पढ़े थे, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि ग्रह क्या होते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। 2 प्रकार से हमने बताया था, एक प्रकाश एवं ऊष्मा से डिफिनीशन और दूसरा चक्कर लगाने वाले से। तो वो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं हम सौर मंडल के अकॉर्डिंग ग्रह को पढ़ रहे हैं कि 8 ग्रह होते हैं। हालांकि ये टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में। 9वां भी था प्लूटो। लेकिन इस प्लूटो को क्या किया गया कि खगोल शास्त्री जो एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संगठन का
2006 में अगस्त के महीने में एक बैठक होती है। अगस्त AUGUST अगस्त 2006 में एक बैठक होती है इस यूनियन की अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों का, और इन्होंने 2003 में देखा कि कुछ जो है कि सौर मंडल में बहुत ही छोटे आकार के हैं, ननमुनिया हैं, चुनमुनिया हैं, जिनको हम हटा सकते हैं, इन ग्रह के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रह जो होता है इन्हें भी बांटा गया है। मतलब कि ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको छोटा ग्रह बोलते हैं। ये साइज में इनसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून से क्या है, छोटे हैं। और ये जो 4 हैं ये पत्थरों से बने होते हैं, इनको बोलते हैं हम इनर प्लेनेट, मतलब कि आंतरिक ग्रह बोलते हैं। सूर्य का 2 भागों में बांटा गया, एक इनर प्लेनेट, दूसरा होता है आउटर प्लेनेट। तो इनके बीच में क्या अंतर है वो भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आंतरिक ग्रह हैं ये पत्थरों से बने होते हैं, और ये इनकी संख्या 4 ही है, यहाँ से यहाँ तक। इससे आगे जाते हैं, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, आउटर ग्रह। इनकी जो साइज होती है, आकार होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। और ये जो चारों हैं, 4, 8, 5 से लेकर 8 तक, ये जो होता है गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस है कि ये 4 पत्थर से बने हैं और ये जो 4 हैं ये किससे बने हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो ये इन्होंने क्या देखा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों ने, अगस्त में बैठक होती है 2006 में, इन्होंने देखा कि 2003 में एक सेरस नाम का था पिंड, सेरस, इसका नाम था सेरस, यहाँ पे लिखते हैं सेरस UB330, ये था UB330। तो सेरस UB330 और प्लूटो, जो यहाँ पे मैं आपको प्लूटो बता रहा था वही प्लूटो है। इन्होंने देखा कि सेरस UB330 और प्लूटो जो है कि बहुत ही बौने आकार के हैं, बहुत ही छोटे हैं, इसलिए इनको हम इसमें ग्रहों में शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपेक्षा ये बहुत बड़े हैं, बहुत ही बड़े हैं, इसलिए इनको बौने ग्रह बोला गया, बौना ग्रह। तो बौना ग्रह कोई पूछे तो कौन है, प्लूटो है, सेरस UB330 है, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट या बौना ग्रह इनको बोलते हैं। तो आप समझ गए कि प्लूटो को क्यों हटा दिया गया 2006 में, क्योंकि इनका जो ये है ये बौने ग्रह के रूप में आते हैं। अगस्त में 2006 की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों ने यह देखा, इसलिए प्लूटो को क्या किया गया, हटा दिया गया, यही रीज़न था। अब इन 8 को क्रम के अनुसार ट्रिक के माध्यम से, जो बहुत ही प्यार वाला ट्रिक बता रहे थे वो कहानी बताता हूँ, उसी के माध्यम से यह बहुत ही सरल होगा, आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक के माध्यम से, किताब में क्या दिया है उसको छोड़ दीजिए, किताब में मुझे नहीं याद होता है तो आपको क्या याद होगा यार। तो हम चलते हैं ट्रिक के माध्यम से हमेशा याद रहेगा। उससे आइए हम ग्रहों के नाम याद करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, मेरे वो इश्क में जो सोचा उसने। तो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों का यह एक ट्रिक है जिसके माध्यम से 8 ग्रह का नाम आसानी से याद कर सकते हैं, कभी भूलने वाला नहीं। ज़िंदगी में हमें अनुसार तो मेरा तो नहीं भूलेगा, बाकी आपका क्या होता है, आप भी अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो नहीं ही भूलेगा। तो हम इसकी बताते हैं, एक कहानी, एक स्टोरी इससे जुड़ी हुई है वो बताते हैं। वो मैं कहाँ, वो किससे रिलेटेड है वो भी बताऊँगा। तो ये कहानी है 2 दोस्तों की। 2 दोस्त एक ही साथ रहते थे, एक ही कोचिंग में, स्कूल टाइम में एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ मार्केट घूमने या बाज़ार घूमने जाते थे और साथ में ही सब चिल वगैरह करते थे। तो एक्चुअली में हुआ का, जो मान लीजिए मैं अपने पे लेता, मैं जो था, मैं एक किसी से प्यार करता था, तो प्यार करता था तो उसके साथ भी रहता था। लेकिन जो मेरा दोस्त था, जो मेरा क्लोज़ फ्रेंड था, वो क्या करता था, वो भी उसको लाइक करता था। मेरी गर्लफ्रेंड को अगर बात करें गर्लफ्रेंड की, तो मैं भी, वो जबकि वो मुझे बेस्ट फ्रेंड को पता था कि मैं इससे लाइक करता हूँ या इससे प्यार करता हूँ। अब क्या हुआ, वो भी लाइक करता था, लेकिन वो लाइक करता था, उसके मन में एक क्या था कि बहुत ही सीक्रेट प्लान था।
एक बहुत ही रहस्यमयी प्लान था जो मुझे कभी नहीं बताया और नहीं ऐसा महसूस होने दिया। उसने क्या किया कि हमारे बीच में हमारे बातों को ले जाके उनसे बताता था, क्योंकि दोस्ती भाई हमसे भी थी, उनसे भी नॉर्मल थी, बातचीत होती थी हमारे दोस्त की। तो वो मेरी बातें उनसे बोलता था और उनकी बातें हमारे बोलता था और अपने तरफ से कुछ जोड़कर हमारे अंदर भर देता था, उनके अंदर भी भर देता था। तो अंततः जो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद हम लोग के बीच में झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बातों पे ही क्या होने लगे, झगड़े होने लगे, कन्फ्यूज़न होने लगे या डाउट्स होने लगे, एक दूसरे को संदेह से देखने लगे। और कुछ महीनों के बाद क्या होगा कि हम लोग का ब्रेकअप हो गया। तो ना मैं उसको देखना चाहता था, न बात करना चाहता था, और न ही वो मुझको देखना चाहती थी, न मुझसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर भी इतना मेरे दोस्त ने भर दिया और मेरे अंदर भी इतना भर दिया कि हम एक दूसरे को देखना, बातें करना, मोबाइल में ब्लॉक, नंबर नहीं, फ़ोटो नहीं, कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप ब्लॉक, इंस्टाग्राम ब्लॉक, हर चीज़ से ब्लॉक। और फिर उस कमीने दोस्त ने क्या किया कि फिर वो उससे बात करने लगा और वो अपना लिंक या अपना कह सकते हैं कि अफेयर उस लड़की से, मेरे गर्लफ्रेंड से चलाने लगा और हम हो गए साइड। तो अब हम क्या किए कि कुछ महीनों के बाद एक चीज़ सोचें। क्या सोचें? वो यही सोचें कि मेरे वो इश्क में, मेरा एक समय प्यार था, एक लव था, तो मेरे वो इश्क में जो सोचा उसने, मेरा एक प्यार था, दोस्त ने क्या सोचा? दोस्त ने तो ये सोचा कि इनके बीच ब्रेकअप करते हैं और इस भाई को अलग करते हैं और उस लड़की को अपने तरफ ले आते हैं, जो भी था, अटेंशन था। तो मेरे वो इश्क में जो मेरे दोस्त ने समझा और जो मेरे गर्लफ्रेंड ने समझी, वो क्या समझी, उसी पे ये ट्रिक बनाए हैं। तो मेरे वो इश्क में जो सोचा उसने, तो इसी पे देखते हैं 8 ग्रहों का नाम क्या है। तो आप जान गए कि यह इश्क क्या था और स्टोरी क्या थी लव वाली। तो आप इस पे देखिए कैसे 8 ग्रह के नाम आते हैं। मेरे का मतलब होता है मरकरी, मरकरी को बोलते हैं बुध। मेरे को क्या बोलेंगे? मरकरी, MERCURY, मरकरी को ही बोलते हैं बुध ग्रह। मेरे वो का मतलब क्या? ये का मतलब होता है V फॉर वेनस, VENUS, वेनस, VENUS। वेनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह। ये क्या है कि सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार है, मतलब कि सूर्य के सबसे करीब ये बुध होगा, उसके बाद शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी होगा। तो ई का मतलब क्या? इश्क का मतलब कि अर्थ, EARTH, अर्थ मतलब पृथ्वी ग्रह है। मैं का मतलब होता है इश्क में धोखा खा गया भाई मैं, तो मैं कौन सा? मार्स, मंगल लाल होता है हमेशा, आपको पता होना चाहिए। लाल हमेशा खतरे का निशान होता है, रेड अलर्ट करता है। तो ये हो गया मार्स, MARS। मार्स क्या हो गया? मंगल। ये मंगल ग्रह हो गया। जे फॉर जुपिटर, जुपिटर कौन? जुपिटर बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, JUPITER, बृहस्पति। तो भाई लाइक भी करते रहना इस स्टोरी और इस ट्रिक पे, क्योंकि बनाया हूँ आपके लिए, इसलिए आप लाइक और कमेंट भी कीजिए कि यह ट्रिक सही है या नहीं रहेगा दूसरा ट्रिक लाएंगे यार, एक नहीं, दो नहीं, 10-20 हजार ट्रिक ले आ देंगे इसी पे। तो आप देखिए जुपिटर हो गया। एस फॉर कौन? सेटर्न भाई, शनि है ना, एक शनि बाबा, शनि भगवान बाबा नहीं, शनि महाराज का हम लोग पूजा करते हैं। सेटर्न, SATURN, हम इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। SATURN, सेटर्न मतलब शनि, शनि भी ग्रह है। अब एक है यू, उसने क्या सोचा भाई? जो भी सोचा होगा उसने। तो यू फॉर यूरेनस, यूरेनस को बोलते हैं यूरेनस ही बोलते हैं हिंदी में भी, यूरेनस, URANUS, यूरेनस को हिंदी में भी यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून है, नेपच्यून को भी नेपच्यून ही इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं। तो नेपच्यून यानी PTUNE। तो इसको आप सीक्वेंस से कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिख डालिए इस ट्रिक को।
बहुत ही वीआईपी ट्रिक है, किताब में कौन सा ट्रिक दिया है उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि ये स्टोरी जो है कि हमारी नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि स्टोरी से ये मेरी स्टोरी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने सुना था कॉमेडी में, एक कॉमेडी शो देखा था। उस कॉमेडी में एक व्यक्ति ने खड़ा होके ये अपनी, एक उसकी वाइफ भी बगल में थी, तो उसने ऐसा बताया था कि मैंने ऐसा ऐसा किया, इसलिए वो मुझे स्टोरी जो है कि लिंक कर गई, इसलिए मैंने ऐसी स्टोरी उसकी बताई है, अपनी नहीं बताई है भाई। तो ये आप लोग लिख लीजिए, आगे चलते हैं टॉपिक पे। तो फाइनली आप देख सकते हैं मैंने एक आकृति बना दिया हुआ है बोर्ड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या बनाया है कि सौरमंडल में कैसे सन है और ग्रह हैं, ग्रहों का सीक्वेंस बनाया है। तो एक मैंने सूर्य बना दिया हुआ है सन, और इसके जो ये है एक कक्ष है, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। तो आप देखेंगे 7-8 ऑर्बिट होंगे, क्योंकि 8 ग्रह हैं तो 8 उनका कक्ष भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्बिट बनाए हैं। सबसे नज़दीक एक ग्रह है, उसके बाद दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, 8 ग्रह हैं। सबसे पहले कौन सा है? बुध पड़ता है, इसी को मरकरी भी बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे? बुध। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? शुक्र होता है। सीक्वेंस के अनुसार आपको ट्रिक बताएं, वही ट्रिक फॉलो करना है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये हो गया पृथ्वी होता है जिस पे हम रहते हैं। मंगल हो गया चौथा, ये बृहस्पति हो गया, ये क्या हो गया? शनि हो गए, शनि ग्रह, और ये यूरेनस, और ये नेपच्यून। नेपच्यून सबसे लास्ट में है। अब जो है कि आप इसको कई तरह से देख सकते हैं ग्रहों में। अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सूर्य के क्रम से यह तीसरा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। और बड़े साइज के अनुसार इनको 2 भाग में डिवाइड भी करते हैं। 2 भाग में कैसे? ये मंगल से 4, बुध शुक्र पृथ्वी 4, इनको ही हम बोलते हैं अंतःग्रह या इनर प्लेनेट। इसको बोलते हैं इनर, INNER, इनर प्लेनेट। हिंदी में अंतःग्रह, अंतःग्रह। इसको हम बोलते हैं, इन चारों को, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बोलते हैं आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट, OUTER, आउटर प्लेनेट। इनको बोलते हैं हिंदी में बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कहेंगे। इनको क्यों आंतरिक ग्रह बोल रहे हैं और क्यों उनको बाह्य ग्रह बोलते हैं? तो आपको एक डिफरेंस बता दूं कि ये जो आंतरिक ग्रह हैं या अंतःग्रह हैं, इनर प्लैनेट्स, ये पत्थरों से बने हैं भैया, पत्थर से। गैस इनके पास और तरल पदार्थ नहीं है। लेकिन ये जो होते हैं आउटर प्लैनेट, ये जो है गैसों से बने होते हैं और तरल पदार्थों से बने होते हैं। साइज की बात करें तो इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है इनर प्लैनेट का, लेकिन आउटर प्लैनेट का इनका आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो अब इनको बात करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, आपसे भी पूछ दिए कोई कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कितना किलोमीटर है? तो अगर मिलियन किलोमीटर में बताया जाए, मिलियन किलोमीटर, M को बोलते हैं मिलियन, MILLION, मिलियन किलोमीटर। तो जब मिलियन किलोमीटर में बताया जाएगा तो आप बोलेंगे 58 मिलियन किलोमीटर है। अगर इसको करोड़ में बोलें, अगर मिलियन का मतलब कि 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। तो अगर इसको करोड़ में बोलेंगे तो ये जो है कि एक कम मतलब कि पॉइंट लग जाएगा, तो 5.1 करोड़ किलोमीटर दूर पर ये बुध है सूर्य से। तो सबसे नज़दीक ग्रह हमारा बुध हो गया। उसके बाद कौन सा आता है? शुक्र। शुक्र क्या कितना डिस्टेंस है? शुक्र जो है कि 108 मिलियन किलोमीटर है, या हम बोलें कि 10.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे सूर्य से शुक्र है। तो सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। या हम बोले सूर्य से दूसरा नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब शुक्र के बाद आता है तीसरा ग्रह पृथ्वी आता है। पृथ्वी सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है? तो आपको दिख रहा होगा 150। 150 क्या? 150 मिलियन किलोमीटर, यही मिलियन किलोमीटर। अगर इसको करोड़ में बोलें
तो ये हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। मंगल की बात करें तो मंगल 288। अब देखिए जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 58 मिलियन किलोमीटर था, यहाँ पे 108 मिलियन किलोमीटर हो गया, तीसरे पर 150 मिलियन किलोमीटर हो गया, चौथे पर जो मंगल ग्रह है वो 288 मिलियन किलोमीटर हो गया। अब बृहस्पति की बात करें तो इसकी और दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 778 किलोमीटर दूरी पे है। और शनि की बात करें तो सबसे जो है कि मतलब कि शनि क्या है, इससे भी अधिक दूरी है, 1427 मिलियन किलोमीटर। यूरेनस 2869, देख रहे हैं 2869 मिलियन किलोमीटर, बहुत दूर। उससे बाद जो नेपच्यून है ये कितना किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है, तो 4496 मिलियन किलोमीटर। अगर हम बात करें सूर्य से, एक प्रश्न उठाएं कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है, नेपच्यून है। और सबसे बोले कि सूर्य से दूसरा सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो यूरेनस है। तो नंबर वाइज डिफरेंस हो सकता है कि प्रश्न में पूछा क्या है, तो हम बोल दें कि सूर्य से चौथा सबसे दूर पे ग्रह कौन सा है, तो चौथा कौन सा है, मंगल ग्रह है। ठीक, अब हम आते हैं इनके परिक्रमण काल, जो ऑर्बिट में ये स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं सूर्य के चारों, सूर्य के परितः ये चक्कर लगाते हैं, ये कितने दिनों में होता है। और वो अपने अक्ष पे भी लगाते हैं तो वो कितने दिन पे होता है। तो बुध की बात करें तो बुध जो होता है ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी कितने पे लगाता है, 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। लेकिन बुध जो है कि वह चक्कर 88 दिन में ही पूरा कर लेता है, मतलब उससे बहुत जल्दी। उसी के बाद अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है कि 255 दिन लेता है। शुक्र क्या करता है, 255 दिन, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है इसलिए 255 दिन ये लेते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। पृथ्वी 365 दिन लेता है। और मंगल कितने दिन लेता है, मंगल 687 दिन लेता है। पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, ठीक उसका लगभग दोगुना मंगल लेता है, 687। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे भाई उनका ऑर्बिट का जो कक्ष होगा वो भी बढ़ता जाएगा, इसलिए उनका दिन भी, परिक्रमण काल भी क्या होगा, दिन बढ़ता जाएगा। तो बृहस्पति की बात करें तो यह 11 साल 11 महीने टाइम लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। भैया आके थक जाता होगा, अब आराम करेंगे, इतना चक्कर लगा लिए। जैसे जैसे ये सब बढ़ रहे हैं उतना उतना थकते जाते होंगे। ये तो भैया नेपच्यून का देख रहे हैं, नेपच्यून का 164 साल है, 164 साल 164 ईयर में एक चक्कर सूर्य का लगाता है। आके कहता होगा अब नहीं जाएंगे, अब तो उठेंगे नहीं। लेकिन क्या करें, ये प्राकृतिक है, इनको करना ही पड़ता होगा ऑटोमेटिक। तो ये आप देख सकते हैं शनि कितने दिन में लगाता है, 29 साल 5 महीने। तो जुपिटर का 11 साल 11 महीने था, इसको हम लगभग 12 साल भी कह सकते हैं कि 12 साल में सूर्य का एक परिक्रमण करता है। शनि करता है कि 29 साल 5 महीने में एक चक्कर करता है। यूरेनस क्या करता है कि वो 84 साल में करता है, 84 ईयर में। अब आते हैं हम इनके अक्ष पर जो ऑन एक्सिस है उनका इस रोटेशन क्या है देखिए। तो बुध जो होता है कि बुध अपने जो अक्ष पे ये 59 दिन में करता है। 88 दिन में तो पूरे सूर्य का चक्कर लगा देता है, लेकिन वो अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं, ऑन एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। तो वो कितने दिन में घूमते हैं, वो 59 दिन लेता है। कौन, बुध। पृथ्वी कितने दिन लेता है एक्सिस में घूमने पर, एक ही दिन मात्र लेता है। दिन और रात होते हैं, इसी कारण पृथ्वी के अक्ष पे घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं, तो वो एक ही दिन लेता है। लेकिन ये बुध कितने दिन लेता है, 59 दिन लेता है। शुक्र कितने दिन लेगा, शुक्र 255 दिन ले रहा है पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में, लेकिन अपने अक्ष पर कितना समय ले रहा है, कितने दिन ले रहा है, 243 दिन। तो 255 दिन सूर्य का, 243 दिन अपने अक्ष का। पृथ्वी 365 दिन सूर्य का और एक दिन मात्र क्या करता है कि अपने अक्ष पर लगाता है। ये मंगल कितने दिन लेता है, मंगल भी लगभग एक ही दिन लेता है। एक ही दिन पे ये भी क्या आता है कि अपने अक्ष पर घूम जाता है। बृहस्पति जो है कि एक दिन से भी कम समय लेते हैं। देखिए कितना समय ले रहे हैं, 9 घंटा 56 मिनट। 9 घंटा 56 मिनट में बृहस्पति अपने अक्ष पर घूम जाता है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट।
उसके बाद आता है शनि। शनि क्या आता है 10 घंटा 40 मिनट लेता है। शनि कितना टाइम लेता है 10 घंटे 40 मिनट में एक अपने अक्ष पर घूमता है, एक 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है, उसके बाद फिर दोबारा रिपीट कर देता है। यूरेनस कितना लेता है, यूरेनस 17 घंटा 14 मिनट, 17 घंटे 14 मिनट जो है कि यूरेनस लेता है। नेपच्यून जो लेता है वो 16 घंटे 7 मिनट लेता है, 16 घंटे 7 मिनट। लेकिन अगर बात करें कि सबसे कम समय कौन ले रहा है, सबसे सौर मंडल में वो कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे कम समय रोटेट करने में लगता है या घूर्णन करने में लग रहा है, तो आपको बता दें इसका आंसर जो होगा वो होगा बृहस्पति का, क्योंकि ये 9 घंटे 56 मिनट 9 घंटे 56 मिनट में ही अपने अक्ष पर घूम जा रहा है, उसके बाद रिपीट हो जा रहा है, दोबारा आ रहा है। और सब देखिए 10 घंटे से ऊपर है, ये 1 दिन है, ये 59 दिन है और ये 243 दिन है। अब आते हैं हम, ये तो हो गया प्रश्न कंप्लीट। अब आते हैं चंद्रमा की बात कि चंद्रमा कितने ग्रहों के पास नहीं है, किसके पास ज़्यादा है और किसके पास सेम है। तो हम बताते हैं कि बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, मतलब कि 2 ऐसे ग्रह हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं जिनके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो प्रश्न आए कि इनके पास नहीं है, तो दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों सही है, अगर एक हो बुध या शुक्र तो दोनों में से एक है। पृथ्वी की बात करते हैं कि कौन सा चंद्रमा है, तो भाई चंद्रमा आप जानते हैं, ये चंद्रमा दिखता है रात में, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, एक ही उपग्रह। तो हम लिखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक लिखे हैं। मंगल, मंगल की बात करें तो मंगल के जो चंद्रमा है वो उनकी संख्या 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के जो चंद्रमा है वो 53 है, उनकी संख्या 53, मतलब हमारे जो आकाश में एक चंद्रमा दिखता है उनके यहाँ 53 वैसे होंगे, तो बृहस्पति में 53 है। शनि की बात करें तो शनि में भी 53 ही उपग्रह हैं। और यूरेनस की बात करें तो 27 चंद्रमा है यूरेनस के। नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। यानी कम में बात करें तो कल में मतलब बिल्कुल नहीं, बुध और शुक्र के बिल्कुल चंद्रमा नहीं है। और सबसे ज़्यादा बात करें तो बृहस्पति और शनि के हैं, क्योंकि दोनों के सेम है 53। तो ये आपका हो गया पूरा सौर मंडल, पूरा सौर मंडल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कुछ जैसे सम इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा पे सबसे उतरने पहले व्यक्ति वाला वैज्ञानिक कौन था जो चंद्रमा पे उतरा। हमारा जो अब खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमिकल क्या होते हैं, उनका डिफिनीसन क्या होता है, वो अभी पढ़ेंगे। तो इसको हम रफ करते हैं, अगर आपको उतारना है तो उतार भी सकते हैं। और आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो मेरे पास है भी, आप कमेंट करके अगर इंस्टाग्राम वगैरह चाहते हैं, टेलीग्राम वगैरह, सॉरी इंस्टा नहीं, टेलीग्राम वगैरह पे तो ऐसा मिल सकता है। जो मैंने बताया कलर में बनाया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंडों में भी से सर्किल की क्या ग्रुप को, चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बेसिक चीज़ों को क्लियर करें। तो ये हैं जो टॉपिक है मेरा, वो है टॉपिक शब्द की उत्पत्ति, मतलब सौर मंडल की कैसे हम इस शब्द की उत्पत्ति हुआ, या जियोग्राफी, सौर मंडल, सोलर सिस्टम और जियोग्राफी, इन 2 शब्दों की उत्पत्ति कैसे होगी इसके बारे में हम जानते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, हम पढ़ते हैं पौराणिक रोमन कहानियाँ। एक होता है रोमन मिथोलॉजी, रोमन मिथोलॉजी MYTHOLOGY। तो रोमन मिथोलॉजी में इसको बोलते हैं पौराणिक रोमन कहानियाँ, पौराणिक रोमन कहानियाँ। पौराणिक रोमन कहानियों में एक वर्ड होता है सोल, सोल बोलते हैं हिंदी में सोल, इंग्लिश में भी SOL। सोल का मतलब होता है सूर्य देवता से संबंधित, सूर्य देवता बोला जाता था पौराणिक कहानियों में। सोल को क्या बोलता था, सूर्य देवता। आज के भी समय में हमारे घरों में देखेंगे, आप गाँवों में शहरों में भी देखेंगे तो हमारी माताएं, मतलब कि महिलाएं भी और हमारे गार्जियन भी अभी भी सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं और सुबह सुबह उनका प्रणाम और नमस्कार करते हैं, हम भी करते हैं ये सब। तो उस समय भी क्या बोलते थे, सोल देवता बोलते थे। सोल मतलब सूर्य देवता बोलते थे, आज हम उसको सूर्य सन के नाम से पुकारते हैं। तो उस समय वो लोग पौराणिक रोमन लोग क्या बोलते थे, सोल बोलते थे, जिससे क्या है सूर्य देवता बोलते हैं, सूर्य देवता
देवता, सूर्य देवता को सोल बोलते हैं। अब सौर एक होता है, सौर, सौ सपरोगुण सौर, सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। उस समय ये वर्ड किसका है, रोमन है, और इस सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित का मतलब इसीलिए जब हम सोलर सिस्टम बोल देते हैं, मतलब सूर्य, सौर से संबंधित मतलब सूर्य से संबंधित, सूर्य से संबंधित को हम बोल देते हैं संबंधित मतलब सिस्टम, तो सोलर सिस्टम, इसी से हम सूर्य से संबंधित को ही बोल देते हैं सोलर सिस्टम। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सौर मंडल। तो सौर्य मंडल हो गया, सूर्य से संबंधित क्या बोलते हैं, सौर मंडल। ये किससे उत्पन्न हो गया, सौर से उत्पन्न हुआ था। ये तो हो गया सोलर सिस्टम, सौर मंडल की उत्पत्ति। अब हम देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी कुछ क्या होता है कि कुछ शब्द हम ऐसे भाषाओं से लेते हैं, कुछ शब्द हम ऐसे भाषाओं से लेते हैं जो वो शब्द होता है किसी दूसरे भाषाओं से भी बने होते हैं। मतलब एक भाषा से एक शब्द लिए और वो जो शब्द लिए वो भी किसी भाषाओं से बने होते हैं। जैसे जियोग्राफी जो होता है वो इंग्लिश शब्द है, क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड। लेकिन ये जियोग्राफी दो ग्रीक शब्दों से बना है। कौन सा ग्रीक है, एक होता है GO प्लस ग्राफी, GRAPHY, जियोग्राफी। ये दो ग्रीक शब्द हैं, उनसे मिलकर ये बना है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक शब्द है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है जियो का मतलब, पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होगा, ग्रीक भाषा में बोल रहा हूँ, जियो का मतलब पृथ्वी होता था अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना, या हम बोल सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। हो गए, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और इसका मतलब होता है राइट, लिखना, इसको बोलेंगे पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में लिखना ही क्या होता है, जियोग्राफी हो जाता है, इसको बोलते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे जियोलॉजी क्या होता है, जियो स्टीरियो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जियो से क्या क्या वर्ड जोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे ये जियो है, इस जियो को 3 से जोड़ते हैं, जियोलॉजी, लॉजिया, मैट्रिक और ओएट्स। तो जियोलॉजी को जोड़ेंगे जब, ये प्लस का चिन्ह है मतलब जोड़ना है, तो जोड़िए इसको, जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जियोलॉजिया। जियोलॉजिया का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। जियोमेट्रिक, जैसे मैट्रिक मतलब समझ में आ रहा है कि मापन, लॉजी मतलब समझ रहा है अध्ययन, जियो मतलब क्या होता है पृथ्वी, आपको पता है इसको क्या मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन। तो जियोलॉजिया के अंदर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जियोमेट्रिक के अंदर पृथ्वी का मापन किया जाता है। मेट्रिक मतलब समझ रहा है मापन, जियो का मतलब पृथ्वी, तो जियोमेट्री, जियोमेट्रिया, पृथ्वी का मापन। और इसमें जियोएड्स, ऑइड्स का मतलब होता है आकार वगैरह, आकृति वगैरह क्या है, तो इसको बोलते हैं जियोएड्स, GEOEIDE। जियोएड्स मतलब होता है पृथ्वी की आकृति या आकार को मापना, आकार। तो ये हमारा हो गया जियोलॉजी, जियोमेट्रिक, जियोएड्स, ये जियो से ही मिलके बना हुआ है, पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का आकृति। अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, खगोल शास्त्री क्या होते हैं, खगोल शास्त्री की परिभाषा क्या है। प्राचीन भारत के कौन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, उनका कथन क्या था, उसको देखते हैं, पते किसे हैं। तो इसकी परिभाषा देंगे जो कि वे खगोलीय पिंड तथा खगोलीय पिंड के गति को अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। मतलब खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड
जिसको सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी की गति को खगोलीय पिंड तथा उसके गति के अध्ययन करने वालों को ही क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। भारत के प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। ये सबसे आर्यभट्ट क्या थे? भारत के प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनका एक स्टेटमेंट था। क्या था स्टेटमेंट ये था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, जो कि यह सत्य बात है, क्योंकि यह सत्य बात है। परावर्तित ग्रह, सभी ग्रह एवं चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, और यह स्टेटमेंट से ही यह बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। का व्यास है, मतलब बहुत ही छोटा, 1/4 समझ सकते हैं कि मतलब 4 भागों में 1 भाग। उसका क्या है? एक डायमीटर है, पृथ्वी से बहुत छोटा है। तो यह क्या है? पृथ्वी से बहुत ही छोटा है। पृथ्वी से इसके डिस्टेंस की बात करें तो जो दूरी है पृथ्वी से, ये पृथ्वी हो गया, ये चंद्रमा होगा, तो इनके जो बीच की दूरी है ये है 3,84,400 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से? 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर। आपको अभी दिखाया था ग्राफ में पीछे, तो बहुत दूर है। इस वजह से वो छोटे दिखाई देते हैं। चंद्रमा हमको बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये बहुत ही 1 लाख में है और 1 करोड़ों में, वो भी 15 करोड़ है, और ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और पृथ्वी, और ये बोलें कि ये उपग्रह है, उपग्रह तो किसका चक्कर लगाएगा? ग्रह का चक्कर लगाएगा। तो चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है? तो 27 दिन। आपको बता दें 27 दिन में क्या करता है? 27 दिन में पृथ्वी का एक परिक्रमण काल पूरा कर लेता है, और यह अपने अक्ष पर भी लगभग इतना ही दिन, 27 दिन में यह अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन पूरा कर लेता है। इसी कारण जो है कि यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर हम बता दें कि यहाँ पे रहना या निवास करना अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन प्रेजेंट वर्तमान समय में क्या है कि बहुत सारे वैज्ञानिक वहाँ रहने की योजना बना रहे हैं। जो नासा की कंपनी है, या हम बात करें चाहे एलन मस्क की जो स्काई स्पेस है, स्पेस स्काई, वो भी उसका भी एक प्लान है कि मैं चंद्रमा पे लोगों को क्या करूं, वहाँ पे रहने के लिए लायक बनाऊं, या ऐसे सैटेलाइट भेजूं जिससे ह्यूमन को वहाँ पे चंद्रमा पे स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पे 17 दिन लगता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में, और अपने अक्ष पर भी 27 दिन ही लगभग लगता है। इसका डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे रहने लायक इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पर्वत मिलेंगे, पर्वत, मैदान और गड्ढे मिलते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे उसी के कारण छाया बनते हैं, जिससे वहाँ पे रहना लगभग असंभव जैसा है। तो ये हो गया चंद्रमा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब आते हैं हम कुछ ऐसे चीज़ जानते हैं कि चंद्रमा पे सबसे पहले कौन सा व्यक्ति उतरा था। तो आपको बता दें कि 20 जुलाई 1969, ये डेट देख लीजिए, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रांग साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। तो दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जो चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाले वैज्ञानिक हैं। अब नेक्स्ट जो देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं वो भी आपको बताते हैं।
या कृत्रिम उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह जो है वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, यह ह्यूमन मेड है। और कृत्रिम उपग्रह के कारण क्या किया जाता है, ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की जाती है। ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त और पृथ्वी पर संचार विधि को चलाने के लिए, संचार विधि स्थापित करने के लिए कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग करते हैं। संचार विधि का जैसे बात कर सकते हैं, अब जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत के ऐसे कितने उपग्रह हैं या वे उपग्रह जो फेमस हैं, जो अंतरिक्ष में या पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किए गए हैं, वो बताइए। तो भारत के कृत्रिम उपग्रहों के नाम बताइए। ये कोई पूछ दे तो आपको 3 नाम बता दें जो काफ़ी फेमस है, जो इसरो द्वारा शुरू किया गया है। एक होता है INSA, इनसैट बोलते हैं, INSAT, एक इनसैट है। एक होता है IRS, एक IRS सैटेलाइट है। एक होता है ईडूसैट, ईडूसैट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इसको इनसैट क्या है, यह इनसैट को फुल फॉर्म जो होता है इंडियन नेशनल SAT फॉर सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। अब इसको देखते हैं IRS। इसके बारे में थोड़ा बता दें, ये जो उपग्रह है इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो है कि 1983 में इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। और यह उपग्रह जैसे दूरसंचार हो गया, दूरसंचार के साथ साथ मौसम की जानकारी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, इस उपग्रह के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं जानकारियाँ। तो इससे क्या होता है, पहला दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, बचाव भी क्या होता है, बचाव एवं खोज एवं बचाव, खोज एवं बचाव। ये सारे काम जो है इसी इनसैट सैटेलाइट से ही किया जाता है। कहीं दूरसंचार आप देखते हैं टेलीविज़न पे दूरसंचार के द्वारा कोई भी लाइव देखते हैं, वो दूरसंचार प्रसारण के द्वारा टीवी चैनलों द्वारा प्रसारण ही किया जाता है। और मौसम विज्ञान, जो मौसम की जानकारी इनके द्वारा प्राप्त की जाती है, जो वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है, वो भी इसी सैटेलाइट से, मतलब बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भारत इसरो का, जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान है इंडिया का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक प्रणाली सिस्टम है, या बहुत ही महत्वपूर्ण ये सैटेलाइट है। खोज एवं बचाव, कोई भी गुम हो जाता है, जैसे कोई समुद्र में हो गया, वहाँ पे समुद्र में खो गया, तो उससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, तो खोज एवं बचाव भी कार्य उसी से कनेक्ट करके हम लोग संचार से करते हैं, उनको बचाया जाता है, उनको खोजा जाता है। तो ये 1983 में लॉन्च किया गया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आते हैं IRS। IRS जो है ये है इंडियन रिमोट सेंसिंग इन सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसको हम डिफिनीशन देख सकते हैं, इसका क्या होगा, इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा क्या किया जाता है कि पृथ्वी या अन्य वस्तुओं को स्कैन किया जाता है। स्कैन किया जाता है तो आपको देखते हैं जैसे ही स्कैन किया जाता है वैसे ही हमें उसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। तो वो IRS सैटेलाइट के ही कारण होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के कारण ही होता है। दूसरा ईडूसैट, आज के समय में, आधुनिक समय में या 21वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं कि एजुकेशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पा चुका है। तो ये सैटेलाइट जो है इसी के कारण होता है, एजुकेशनल सैटेलाइट, ईडू फॉर एजुकेशनल, SAT फॉर सैटेलाइट।
तो इसको बोलते हैं शैक्षिक प्रणाली उपग्रह। एजुकेशनल EDUCATION एजुकेशनल सैटेलाइट। इस एजुकेशनल सैटेलाइट के द्वारा ही आज के समय में हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं और मैं भी आपको इसी माध्यम के थ्रू बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है प्रकाश। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं रफ कर। प्रकाश हम देखते हैं लाइट, जो सूर्य के द्वारा जो लाइट आता है वो उसकी स्पीड कितनी होती है और पृथ्वी पर आने में जो लाइट का टाइम लगता है, टाइम टेकन, वो कितना होता है। तो सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी पे, ये जो हमारा सूर्य है सन, इसका जो ये पृथ्वी है मान लीजिए, यहाँ पे जो लाइट आता है उसकी स्पीड कितनी होती है। तो स्पीड जो होता है वो होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁵ और 8, 3 0 जुड़ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सूर्य की जो प्रकाश का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बात करें इसके बावजूद भी, इतनी स्पीड होने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अब हम चलते हैं आपको बताने कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं और उल्का पिंड क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ग्रह, उपग्रह और इसके बावजूद कुछ ऐसे पिंड होते हैं जो वो भी परिक्रमा करते हैं सूर्य के परितः। मतलब ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंडों के अलावा कुछ ऐसे भी मतलब खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये जो है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। कि ग्रह, उपग्रह के अलावा कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटेरॉयड्स क्या, उल्का पिंड क्या होते हैं। मेटेरॉयड्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं कुछ खगोलीय पिंड, या हम बोल सकते हैं कुछ पत्थर के टुकड़े, कुछ पत्थर के टुकड़े ऐसे भी होते हैं जो वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ननमुनिया, चनमुनिया बोला जाता है उनको। चुनमुनिया मतलब बहुत ही छोटे, ननका जो होते हैं, ननका घर में छोटा है, बहुत ही चुलबुल है, हाँ, तो उसी को बोलते हैं। जैसे 18 साल से कम उम्र के होते हैं तो हम कभी कभी उनको नहीं जोड़ते हैं, तो ये 18 साल से कम उम्र वाले हैं जो अभी नाबालिग में आएंगे, उनको हम बोलेंगे मेटेरॉयड्स या उल्का पिंड। ये भी सूर्य के परितः क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनको उल्का पिंड बोलते हैं। अब कभी कभी आप न्यूज़ में सुने होंगे कि कुछ जो है कि पृथ्वी पे पिंड गिरने वाला है, कुछ पृथ्वी पे एक ग्रह है, इनको भी उल्का पिंड को भी ग्रह बोलते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ग्रह वो क्योंकि भाई सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं इसलिए इनको ग्रह बोलते हैं। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ग्रह जो है कि पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है, गिरेगा तो क्या होगा, तबाही होगा, समुद्र में लहरें उठेंगी, कहीं पृथ्वी पे गिर गया तो यहाँ पे गड्ढे हो जाएंगे, बहुत लोग तबाह हो जाएंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ उल्का पिंड जो है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं उसके वायु से क्या होता है, उनका घर्षण होता है। घर्षण होने से वो क्या होते हैं, इधर से जाएंगे तो वायु ऐसे जाता है, घर्षण होता है जिससे वो जल जाते हैं, जल कर राख नष्ट हो जाते हैं जो समुद्र में। क्योंकि पृथ्वी पे 2 भाग, ये हमारी पृथ्वी है, आप देख सकते हैं ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे 2 भाग क्या है, जल है और 1 भाग थल है। तो जब वो जल जाते हैं तो उनके राख जो बचते हैं वो समुद्र में आके गिर जाते हैं, इसलिए कोई घटना होने से बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो नहीं जल पाते हैं, बड़े पिंड होते हैं, वो वायुमंडल में नहीं जल पाते हैं, वो अगर समुद्र में गिरेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में लहरें उत्पन्न होगी, जिससे
साइड में जो भी कॉर्नर पे हैं थल, उन पे सुनामी लहर वगैरह आ सकता है। अगर ये पृथ्वी वगैरह जैसे थल पे गिरे तो वहाँ पे जब गिरते हैं तो गड्ढा हो जाता है। छोटे साइज में अगर यहाँ पे आप जानते होंगे कहीं ना कहीं गड्ढे पाए जाते हैं, तो वो इन्हीं उल्का पिंडों के गिरने के ही कारण पाए जाते हैं। ये क्या है, ये नाबालिग हैं, चुनमुनिया हैं, ननमुनिया हैं। अब हम देखते हैं मिल्की वे आकाशगंगा। आकाशगंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यह आपको भी जानना चाहिए। तो आकाशगंगा को जब हम आसमान में देखते हैं, तो आसमान में जब देखते हैं आप, तो एक ओर से दूसरे ओर तक आपको देखेगा एक सफ़ेद पट्टी की तरह, मतलब आपको बहुत ही सफ़ेद टाइप की एक पट्टी दिखेगी एक छोर से दूसरे छोर की तरफ। उसमें क्या होते हैं कि वो जो सफ़ेद पट्टी होता है, एक्चुअली में वो सफ़ेद पट्टी ना होकर उसमें लाखों तारे होते हैं। लाखों तारों का एक समूह होता है जो चमकता हुआ सफ़ेद चमकता हुआ दिखाई देता है, और वह हमें सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देता है। एक्चुअली में उस सफ़ेद पट्टी को ही हम बोलते हैं आकाश गंगा। आखिर गंगा आप लोग को दिख रहा हो कि यह गंगा तो नदी के जैसा है। तो आपको बता दें कि प्राचीन समय में क्या है कि प्राचीन समय में इसको बोला जाता था कि प्रकाश की ये नदी है। जो आसमान में वो दिख रहा है सफ़ेद कलर का, वो प्रकाश की एक नदी है, आकाश में दिख रहा था, इसीलिए इसको बोल दिए कि आकाश गंगा है। तो इस वजह से इसका नाम जो पड़ा वो आकाश गंगा पड़ा। और हमारा सौर मंडल जो है इसी का एक छोटा सा ननमुनिया भाग है सौर मंडल। इसमें लाखों तारे होते हैं, और इन लाखों करोड़ों तारों को ही हम अगर मतलब कि मिला देते हैं, करोड़ों तारों और खगोलीय पिंडों का एक समूह है, अगर हम इनको मिला देते हैं या वो सफ़ेद पट्टी जो आकाश में दिखाई देता है वो होता है आकाशगंगा। अब हम आते हैं इसी के बाद जो कल्पना करते हैं वो होता है ब्रह्मांड की। आखिर ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स में क्या होता है कि लाखों आकाशगंगाएं होती हैं। क्या होती हैं? लाखों आकाशगंगा होती है। तो जब लाखों आकाशगंगाओं को हम मिला देते हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड जो आप बोल देते हैं ना कि ब्रह्मांड, ये छोटा शब्द नहीं है, बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें लाखों आकाशगंगाएं होती हैं, और एक आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं, करोड़ों ग्रह उपग्रह होते हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड की जो कल्पना है ना वो बहुत ही कठिन है, उसका कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग जो है ना एक बहुत ही, अगर ब्रह्मांड के या इस आकाशगंगा के लेवल पे ही बात करें तो चींटी है, चींटी भर। हमारा पृथ्वी एक चूटा है, समझ सकते हैं। तो हम बहुत ही छोटे हैं, और हमें इस दुनिया में आए हैं या इस पृथ्वी पे आए हैं, तो अपने जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे वो गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल भी अपना घमंड मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही संसार लेवल पे बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं। तो बहुत ही हम्बल रहिए, सबसे प्यार से रहिए, जीवन को खुशहाली बनाइए, और समस्याओं से लड़िए, बेहतर रहिए। बाकी ऐसे आपको बेसिक चीज़ें, अगला जो है कि हमारा टॉपिक जो आएगा वो ग्लोब ही होगा, ग्लोब पे ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, बेल आइकन बजा लीजिए। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंडों में जो भी स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, स्कूली टाइम में, उन पे वीडियो शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। So thank you watching for my video and subscribe, please subscribe my YouTube channel. Thank you, धन्यवाद, मिलते हैं।